Assalamu alaikum class 7. Welcome to your social studies lecture. I'm your teacher Sara Nadeen. In the previous lecture we started chapter number 3, which is the main agricultural products of the Muslim world, and we studied about the two main agricultural products of the Muslim world, wool and cotton. And now in today's lecture we're going to study about the other two main agricultural products, sugar and rubber, and these two topics are explained on the page number 11 and 12 of your book. Okay, so first of all, sugar. What is sugar and how do we get sugar? कि सबसे पहले तो शुगर हमें मिलती कैसे है, ठीक है। शुगर हम ऑब्टेन करते हैं शुगर केन के जूस से। शुगर केन को क्रश किया जाता है, उसका जूस निकाला जाता है। और शुगर केन क्या है? व्हाट इज शुगर केन? शुगर केन इज बेसिकली काइंड ऑफ अ टॉल लॉन्ग ग्रास विच इज शोन इन दिस पिक्चर हियर। एक लंबी सी ग्रास होती है, ठीक है, जिसके जो स्टिक होती है, स्टेम होती है, इससे जो है हम लोग शुगर केन का जूस निकालते हैं इसके स्टिक से। ये जो स्टेम है, ओके, तो इससे शुगर केन का जो, इसको शुगर केन कहते हैं। इससे शुगर केन को क्रश करके जूस निकाला जाता है। देन जो जूस निकलता है उसको बॉईल किया जाता है। बड़े से पैन्स होते हैं, उसमें बॉईल करते हैं। इतना ज्यादा बॉईल करते हैं कि जो उसमें जूस में जो वाटर होता है वो स्टीम बन के इवेपोरेट हो जाता है। वाटर उसमें कुछ नहीं रहता जूस में। और एंड पे आहिस्ता आहिस्ता वो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होता है। थिक सा लिक्विड बनता है एंड देन बहुत थिक होता है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी कंसिस्टेंसी वो सॉलिड में चला जाता है और उसको इतना ज्यादा पकाया जाता है कि देन फाइनली सॉलिड फॉर्म में शुगर के जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं वो रह जाते हैं। अब शुगर के क्रिस्टल्स क्या होते हैं? शुगर के क्रिस्टल्स बेसिकली वो व्हाइट कलर के दाने जो शुगर के होते हैं उनको शुगर क्रिस्टल्स कहा जाता है, क्योंकि वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। तो एंड पे वो रह जाते हैं और वो जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो शुगर होता है। इसी तरह से बीच में एक जो थिक स्वीट शुगर जो है, वो जो थिक सा लिक्विड होता है, उससे उसको मोलासिस कहते हैं। उसको बेसिकली मजीद रिफाइन करके एक फॉर्म में लाया जाता है, दैट इज मोलासिस। अब मोलासिस क्या होते हैं? कन्फेक्शनरी में, केक्स में, या कन्फेक्शनरी मतलब जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, केक्स वगैरह में, और एज एन एनिमल फूड जो है इन चीजों को मोलासिस को यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये था शुगर मेकिंग प्रोसेस। आपने बहुत डिटेल में 6 क्लास में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया, वही चीज को थोड़ा सा रिवाइज किया हुआ है। उसके अलावा कि शुगर कैसे बनती है एंड देन फर्दर कहाँ यूज होता है, मोलासिस के बारे में भी हमने यहाँ पे देखा। एंड देन दिस इज द पिक्चर ऑफ मोलासिस। ये जो ब्लैकिश सा लिक्विड होता है ये मोलासिस होता है। बहुत सी बेकरीज वगैरह इसको लेती हैं और यूज करती हैं। इसमें ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली मीठा होता है। तो इसको अक्सर जो जगह पे जो है यूज किया जाता है मोलासिस को। देन फर्दर द रिमेन्स ऑफ शुगर केन, जो जूस निकालने के बाद जो एंड पे शुगर केन के जो बची कुछ पार्ट रह जाता है, जो कि बिल्कुल एक ड्राई पार्ट होता है, उसको कहते हैं बगैस। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ बगैस। बिल्कुल एक रफ सा ड्राई सा पार्ट होता है, इसमें बिल्कुल वाटर नहीं होता, क्योंकि वाटर तो सारा जूस की फॉर्म में निकाल लिया जाता है। अब ये भी बेकार नहीं होता, इट इज नॉट यूजलेस, क्योंकि इसको भी फर्दर यूज किया जाता है। इसकी अपनी जगह वर्थ है। सबसे बड़ा जो इसका यूज है कि उसको हीट प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज किया जाता है फर्नेसेस में। मतलब उस जगह पे जहां पे शुगर बन रही होती है ना, शुगर केन के जूस को हीट अप करके जो है बॉईल किया जा रहा होता है, तो वहां पे जो हीट यूज की जाती है वो हीट अक्सर गैस से जो है प्रोड्यूस की जा रही होती है। मतलब जब गैस को हीट अप करते हैं तो उसमें जो है बहुत ज्यादा जो है हीट प्रोड्यूस करता है वो। मतलब इतनी हीट प्रोड्यूस करते हैं कि यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है कि 1 टन ऑफ गैस के 100 टन होते हैं। 1 टन मतलब 40 केजीज। 1 टन में 40 केजीज होते हैं। तो इतना जो गैस होता है वो सेम हीट प्रोड्यूस करता है जितना ऑयल के 2 बैरल्स मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से ड्रम्स जो होते हैं ऑयल के, जितने ऑयल के 2 ड्रम्स प्रोड्यूस करते हैं हीट को, उतनी हीट सिर्फ 1 टन ऑफ गैस जो प्रोड्यूस कर लेता है बहुत इजीली। और उसी हीट को फिर फर्दर उसी शुगर मेकिंग प्रोसेस में ही यूज कर लेते हैं, वहीं पे ही कि शुगर जो बन रही होती है उसी में हीट अप करने के लिए वहीं पे ये शुगर के रिमेन्स को यूज करके अक्सर हीट अप किया जा रहा होता है। तो ये एक गैस का बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके अलावा ये कहने को वेस्ट मटेरियल है, किसी काम का नहीं, लेकिन देखिए इसके फर्दर और भी यूज हैं। इसको एज एन एनिमल फूड भी यूज किया जाता है, जो जानवरों का खाना होता है उसमें भी यूज करते हैं।
जानवरों को खाना देने के लिए भी। उसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इसका जो यूज है, एक जो बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन में जब छतें बन रही होती है ना, एक छाल टाइप एक लकड़ी के बोर्ड सा डाला जाता है, बोर्ड सा उसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान, सीलिंग्स मतलब छतें जो रूफ होती है बिल्डिंग्स की, तो वो बनाने के लिए जो है उसमें भी एक बोर्ड यूज होता है, तो वो बोर्ड भी बगैस से बनाया जाता है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है। और एंड देन ये इसके यूजेस है, वैसे आपको पता है शुगर जो मीठी चीजें होती हैं उसमें यूज किया जाता है। अभी हमने इसमें मोलासिस का यूज देखा, जो कि शुगर का ही एक बाय प्रोडक्ट है, शुगर से बनाया जाता है। देन शुगर केन का जो रिमेन था बगैस, उसका हमने यूज देखा कि कहाँ कहाँ यूज हो रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट एक तरह से यूज है इतनी जगह पे, क्योंकि वो यूज हो रहा होता है अक्सर। और आपको पता है अक्सर कंट्रीज में एनर्जी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए भी कोशिश की जा रही है बगैस से प्रोड्यूस की जा सके, कराई जा सके इस तरह से। तो बगैस का एक तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट ये यूज होता है बहुत जगह पे। उसके अलावा पाकिस्तान जो है दुनिया की 3.5% जो शुगर है वो पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है पूरी दुनिया में, मतलब जो ओवरऑल पूरी दुनिया में जितनी शुगर प्रोड्यूस हो रही है उसका 3.5% जो होता है पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है। Okay, so there is an info box on page number 10 or I think 11 of your book. Brazil is the world's largest producer of sugar cane. कि अगर पूरी दुनिया में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात की जाए शुगर केन की, सो दैट इज ब्राजील। और कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 33% ऑफ ऑल द शुगर केन इन द वर्ल्ड, की पूरी दुनिया में जितनी भी शुगर केन प्रोड्यूस हो रही है उसका 33% पूरी दुनिया की शुगर केन का सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री से आ रहा है, दैट इज ब्राजील। ओके, द नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट रबर। अब रबर क्या है? ये रबर का यूजली आपको यूज सबको पता होगा, हर किसी को आइडिया होगा कि टायर्स बनते हैं, बहुत एक कॉमन यूज है। लेकिन अक्सर लोगों को शायद ये नहीं पता होगा रबर दो तरह का होता है, एक तो नेचुरल रबर और दूसरा सिंथेटिक रबर। अब नेचुरल रबर जो होता है यूजुअली जो होता है दरख्तों से लिया जाता है, एक स्पेसिफिक तरह के ट्रीज होते हैं उनसे लिया जाता है। कैसे लिया जाता है वो आगे देखते हैं। और जो सिंथेटिक रबर होता है, सिंथेटिक रबर तो बिल्कुल प्योरली केमिकल से बनाया जाता है, इसमें कुछ प्योर नहीं होता, सिर्फ केमिकल से जो है रबर को उसको बनाया जाता है। पहले यूजेस देखते हैं रबर के, जो मेंशन है बुक में वो है होस पाइप्स। जो होस पाइप, ये जो पाइप्स होते हैं ये रबर के होते हैं, जो हमारे घरों में भी अक्सर व्हाइट कलर के, ऑफ व्हाइट से कलर के यूज होते हैं। उसके अलावा फैक्ट्रीज में जो बेल्ट मशीनरी यूज हो रही होती है, हर मशीनरी के अंदर अक्सर एक बेल्ट होती है रबर की, इंजन वगैरह में कहीं ना कहीं वो बेल्ट एक यूज हो रही होती है, तो वो बेल्ट्स जो होती हैं वो रबर की बनी होती हैं। अक्सर शूज होते हैं रबर के। उसके बाद आपको पता है जो वायर्स होती हैं, अक्सर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है वो ऊपर एक रबर से इंसुलेट किया होता है, रबर की कवरिंग दी होती है ऊपर। अब रबर को क्या होता है, रबर इलेक्ट्रिसिटी को जो है पास ऑन नहीं करता, तो इसलिए ऊपर से जो उसके ऊपर एक कवर चढ़ा दिया जाता है, तो ताकि अगर कोई बंदा वायर को पकड़ता है तो उसकी वो वायर से उसको करंट ना लगे। तो वो रबर एक तरह से एज एन इंसुलेटर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में यूज किया जा रहा होता है कि किसी को करंट ना लगे, प्रोटेक्शन के लिए जो है रबर को ऊपर चढ़ाया जाता है एज एन इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर इस तरह की चीजों को कहते हैं, वो चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट को पास ऑन नहीं करती हैं। तो इनसे जो वायर होती है ना, अक्सर आप लोगों ने देखी होगी घरों में भी अक्सर बहुत सी तरह की वायर्स होती हैं, वो लेकिन वो सारी रबड़ की होती हैं। उनके अंदर कॉपर की वायर होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन कर रही होती है, और जब हम स्विच में तार लगाते हैं तो वो पास ऑन करके इलेक्ट्रिसिटी को फर्दर वो डिवाइस होती है वो चल रही होती है, वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। लेकिन रबर को एज एन इंसुलेटर यूज किया जा रहा होता है कि ऊपर से जो है वो कि अगर हम टच करें उस वायर को हमें करंट ना लगे। यूजुअली ऐसे ही होता है, हम अगर वायर को टच करते हैं तो हमें करंट नहीं लगता, वो सिर्फ उस केस में लगता है अगर वायर का कहीं से कनेक्शन ब्रेक हुआ हुआ, कहीं से रबड़ की जो ऊपर इंसुलेटिंग वो कवरिंग चढ़ी हुई है वो ब्रेक हुई हो। खैर फर्दर देखते हैं, नेचुरल रबर जो है बेहतर कंसीडर किया जाता है बहुत सी डिफरेंट जगहों पे सिंथेटिक रबर से, क्योंकि नेचुरल तो नेचुरल होता है, सिंथेटिक में तो फिर भी केमिकल्स होते हैं। और नेचुरल रबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनता कहाँ से? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो है सैप ऑफ अ नंबर ऑफ ट्रीज, को स्पेसिफिक तरह के ट्रीज होते हैं, सैप कहते हैं, जो व्हाइट कलर का अक्सर ट्रीज में से लिक्विड निकल रहा होता है, तो उस लिक्विड को जो फर्दर रिफाइन करके और प्रोसेसिंग करके रबर की फॉर्म में लाया जाता है, और ये स्पेसिफिक ट्रीज जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर इंक्लूड किया, देखें सर, ट्री है, उसको बीच में से कट करके ना नीचे कंटेनर लगा दिया जिसमें व्हाइट कलर का लिक्विड निकल रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है, ये व्हाइट कलर का लिक्विड। तो इस लिक्विड को फर्दर आगे प्रोसेसिंग के बाद रबर की फॉर्म में लाया जाता है, और इस तरह से रबर बनता है। ये नेचुरल रबर है। फर्दर नेचुरल रबर जो है, शुरू की बात है कि नेचुरल रबर शुरू शुरू में सिर्फ और सिर्फ अमेज़न फॉरेस्ट में होता था। अमेज़न फॉरेस्ट आपको पता है दुनिया का एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है,
आधी से ज्यादा ऑक्सीजन जो है ना हमारी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन फॉरेस्ट से आ रही है, मतलब वो इतना बड़ा है। यूजली आई थिंक 60% जो फॉरेस्ट है वो ब्राजील में है, और कुछ 4-5 कंट्रीज और है जहाँ पे बाकी कुछ ये फॉरेस्ट लगता है वहां पे इंक्लूडेड है। खैर हुआ क्या था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसको इसके अकॉर्डिंगली तो अमेजोन फॉरेस्ट में ही होना चाहिए नेचुरल रबर को, लेकिन एक्चुअली में हुआ ये था कि 19th सेंचुरी में कुछ ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, जो रबर के प्लांट के सीड्स थे और प्लांट्स थे ये वाले जिनसे रबर बनाया जा रहा था, उसको स्मगल किया। स्मगल करना क्या होता है कि आप गलत तरीके से किसी चीज को चुरा रहे हो, लेके जा रहे हो, वो स्मगलिंग होती है, नाजायज तरीके से किसी चीज को लेके जाना। और फिर उन्होंने क्या किया, उन सीड्स और प्लांट्स को जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है वहां पे ग्रो किया, और जब उन्होंने ग्रो किया, उगाया, प्लांटेशन की उनकी, तो वहां पे भी रबर की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, वरना ओरिजिनली ये रबर सिर्फ और सिर्फ अमेजोन फॉरेस्ट में होता था, वहां पे प्रोड्यूस होता है। लेकिन अब बहुत सी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है रबर को प्रोड्यूस करती हैं। मुस्लिम कंट्रीज अब जो है 20% दुनिया का रबर प्रोड्यूस करती हैं, ऑफ ऑल पूरी दुनिया में, मतलब जितना भी रबर नेचुरल रबर प्रोड्यूस होता है उसका जो 20% है वो मुस्लिम कंट्रीज प्रोड्यूस करती हैं। और जो ऑलमोस्ट इसमें से जो 20% की बात हो रही है, ज्यादातर वो रबर है जो कि नेचुरल रबर और ट्री से बनाया जा रहा है। और मेन जो रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं इस रीजन में दैट आर मलेशिया एंड इंडोनेशिया एज वेल एज म्यांमार, श्रीलंका एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे देखें अलग अलग पॉइंट आउट किया हुआ है, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर द 2 मुस्लिम कंट्रीज, और जो मेन मुस्लिम प्रोड्यूसिंग मेन रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, और जो म्यांमार, श्रीलंका और ये इंडिया के जो कंट्रीज की बात की हुई डेट आर नॉन मुस्लिम कंट्रीज। तो यहाँ पे आप देखिएगा मुस्लिम कंट्रीज के हिसाब से इस चैप्टर में अलग बात की हुई है, देन जो दूसरी कंट्रीज हैं उनकी वही हिसाब से अलग तरह से बात की हुई है, लेकिन साथ साथ बताया हुआ है पूरी दुनिया में लार्जेस्ट कहाँ पे सबसे ज्यादा कितना कितना प्रोड्यूस हो रही है चीजें। So this is our today's lecture. That's all for now. Thank you for listening. Take care of yourselves. Allah Hafiz.